नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आपका स्वागत करता हूं। तो पुस्तकों की कड़ी के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग के प्रश्नोत्तर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग के प्रश्नोत्तर। तो ये जो बादल राग कविता है ये कहाँ से ली गई है? ये बादल राग कविता कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई है। उसके अंदर जो छठा अध्याय है, अध्याय संख्या 6 जो है, उसके अंतर्गत ये पुस्तक ली गई है। तो इसी के प्रश्न देखेंगे और वैसे साधारणतः हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या बादल राग कविता के प्रश्नोत्तर के रूप में इसे जान सकते हैं। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है हमें। पहला प्रश्न है हमारे पास कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब व कहां हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब व कहां हुआ था? तो ये जो प्रश्न है ये वैसे याद रहना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा समय मैं देता हूं कि जन्म कब हुआ था। 1899 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में। आप बता सकते हैं कि कब हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था। तो मैं बता देना चाहता हूं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है वो 1899 ईस्वी में हुआ था। यह थोड़ा सा समस्या का विषय है कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उनके जन्म के संबंध में, उनके निधन के संबंध में थोड़ा सा मतभेद आ रहा है, वो भी पाठ्य पुस्तकों में से आरोह है और जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है उनमें। तो वो क्या है कि कुछ पुस्तकों में इनका जो जन्म है वो 1896 ईस्वी बताया हुआ है, कुछ पुस्तकों में इनका जन्म 1896 ईस्वी बताया हुआ है और कुछ पुस्तकों में इनका जन्म जो है 1899 ईस्वी में। यही जो अंतर है ये इनके निधन में भी आता है। कुछ पुस्तकों में 1961 ईस्वी है और कुछ पुस्तकों में 1963 ईस्वी इनका जन्म बताया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि, मुक्त छंद के प्रवर्तक और प्रगतिवादी कवि, छायावादी कवि और प्रगतिवादी विचारधारा से प्रेरित इनकी जो बाद की कविताएं थी, जैसे कुकुरमुता हुई, ठीक है ना, कुकुरमुता होगी या बादल राग हुई या वह तोड़ती पत्थर, विधवा आदि बहुत सारी जो कविताएं थी वो प्रगतिवाद से संबंधित थी या उनके अंदर स्वर जो था इनका प्रगतिवादी स्वर था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारे पास। तो साथियों ये है दूसरा प्रश्न, स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न। जीर्ण बाहु शीर्ण शरीर किस कविता से है? बादल राग कविता से। किस कविता से है? बादल राग कविता से। अभी हम पढ़ रहे हैं बादल राग कविता के प्रश्नोत्तर। बादल राग कविता के प्रश्नोत्तर। बादल जो है निराला ने इसे किसका प्रतीक बताया है? क्रांति का प्रतीक बताया है, क्रांति का या विद्रोह के स्वर का प्रतीक। बादल राग मतलब विद्रोह का राग, विद्रोह का स्वर, ठीक है। बादल राग कविता ये 6 खंडों की एक लंबी कविता है, 6 खंडों की एक लंबी कविता है जो 1920 ईस्वी में प्रकाशित कब हुई थी? 1920 ईस्वी में, जो निराला के प्रथम काव्य संग्रह अनामिका से संकलित है। अनामिका का प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ था। अनामिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। तो यह है निराला। अब देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। जीर्ण बाहु है, जीर्ण बाहु है। जीर्ण का मतलब होता है कमजोर और बाहु का मतलब भुजाएं। उसकी भुजाएं बहुत कमजोर है। शीर्ण मतलब दुर्बल और शरीर जो है वो बहुत दुर्बल हो गया है। किसका हो गया? बादल राग कविता के अनुसार बताइए। निराला का, किसान का, मजदूर का, ये उपयुक्त सभी का। किसका हो गया है? जीर्ण बाहु, जिसकी किसकी भुजाएं कमजोर हो गई है और शरीर कमजोर हो गया है। किसकी भुजाएं कमजोर हो गई है और शरीर दुर्बल हो गया है, ठीक है। तो बता देना चाहता हूं किसान का। किसका हो गया? किसान का। कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर।
वैसे तो देखा जाए तो सभी का ही, निराला का भी, किसान का भी, मजदूर का भी हो गया, सबके हो सकते हैं जिस तरह से लोग शोषण कर रहे हैं, क्योंकि मजदूर निराला जो थे उन्होंने भी हमेशा मतलब वो ही विपरीत परिस्थितियों में ही जीवन यापन उन्होंने किया था। तो कहने से तात्पर्य, लेकिन हमें क्या लेना है, मैं बार बार बता देता हूं कि हमें कविता को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जब भी पाठ्य पुस्तक 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों में से जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो हमें उन पाठ्य पुस्तकों को ही ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यह जो प्रश्न है ये बादल राग कविता से है, और बादल राग कविता में सीधे सीधे शब्दों में कहा गया है कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, कृषक किसान। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि बादल राग कविता, बादल राग कविता है, कैसी कविता है बादल राग कविता? प्रगतिवादी है, प्रयोगवादी है, छायावादी है या नई कविता है? प्रगतिवादी है, प्रयोगवादी है, छायावादी है या नई कविता है? एक स्थिति तो यह बनती है कि बादल राग कविता कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। कब हुई थी? 20 ईस्वी में। और प्रगतिवाद है, उसका काल माना जाता है 1936 से 1943 ईस्वी। प्रगतिवाद का काल कौन सा माना जाता है? 1936 से 1943 ईस्वी। प्रयोगवाद का काल कौन सा माना जाता है? 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी। ठीक है। और नई कवि छायावाद माना जाता है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी। और नई कविता 1952 के बाद की जो कविता है उसे नई कविता कहा जाता है, या 52 से 60 और 60 के बाद की कविता को साठोत्तरी कविता भी कहा जाता है। ये कविता का काल है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आधुनिक काल है उसको बांट सकते हैं। सबसे पहला जो काल आ जाता है वो भारतेंदु काल आता है, दूसरा जो काल है वो द्विवेदी युग है, और तीसरा जो काल है वो छायावाद माना जाता है, और 4 नंबर पर हमारे पास प्रगतिवाद, उसके बाद प्रयोगवाद, और उसके बाद नई कविता। नई कविता के बाद आती है साठोत्तरी कविता को हम जान सकते हैं। तो देखते हैं ये किस प्रकार की कविता है। तो इनको ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि ये किसी में नहीं आती है। लेकिन प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता ये कोई काल नहीं था, यह सिर्फ काल का विभाजन नहीं था, ये तो इस काल में इस विचारधारा को, ठीक है, अधिक लिया गया था, या इस विचारधारा पर अधिक लेखन कार्य किया गया था, इसलिए यह माना जाता है। बाकी प्रगतिवाद क्या है? अपने आप में एक विचारधारा है, वो किसी भी काल की कविता को हम प्रगतिवादी कविता कह सकते हैं। प्रगतिवादी, मार्क्सवादी। प्रगतिवाद से तात्पर्य यह था कि जिसके अंदर जो शोषित वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, कृषक वर्ग है, जो पीड़ित है, उसका मतलब उसके बारे में इसके अंदर लिखा गया था, या उसका समर्थन किया गया था, कि उसकी लड़ाई में साथ दिया गया था। तो ये प्रगतिवादी एक विचारधारा थी। तो जो बादल राग कविता है इसका उत्तर है प्रगतिवादी। तो बादल राग जो कविता है ये प्रगतिवादी कविता थी। बादल राग कविता प्रगतिवादी कविता थी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4। क्या कहता है प्रश्न संख्या 4? देखो, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पूरा प्रयास रहेगा। ये हमारी प्रारंभिक कक्षाएं हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहे, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि अच्छी से अच्छी क्लासें होंगी, अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको उपलब्ध होंगे, एक से बढ़कर एक। और कहीं भी किसी प्रकार के प्रश्नों में या किसी प्रकार के पाठ्यक्रम में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बार बार हर तरीके से, जितने भी तरीकों से आपको याद करवाया जा सकता है, यहाँ याद करवाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ इस तरह से नहीं है कि एक के बाद एक क्लासें नहीं ली जाएगी, आराम से, ध्यान से देखकर और बड़े ही मतलब अच्छे तरीके से आपको याद करवाने का प्रयास किया जाएगा। वो बहुत ही अच्छी सामग्री आपको उपलब्ध होगी। और इसके साथ साथ जल्द ही हमारी जो पुस्तक आएगी संकुल मार्गदर्शन नाम से, RBD से, तो उसमें भी बहुत सारे प्रश्न जो है वो बिल्कुल अलग प्रश्न होंगे, अन्य पुस्तकों से बिल्कुल हटकर होगा। हमारा पढ़ाने का तरीका भी बिल्कुल हटकर है, तो उसी तरह से हमारी पुस्तक भी बिल्कुल हटकर रहेगी और विशेष। बादल उल्लास एवं निर्माण का प्रतीक है। बादल जो है वो उल्लास एवं निर्माण का प्रतीक है। किसके लिए? बादल जो है वो उल्लास एवं निर्माण का प्रतीक किसके लिए है? उल्लास एवं निर्माण का प्रतीक किसान के लिए, मजदूर के लिए, फसल के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। किसान के लिए, मजदूर के लिए, फसल के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो बादल जो है वो उल्लास एवं निर्माण का प्रतीक, उल्लास एवं निर्माण का प्रतीक किसके लिए है? वो किसान के लिए है, क्योंकि सॉरी
बादल जैसे ही आते हैं, ठीक है, हम क्या कहेंगे कि मजदूर के लिए भी हो सकता है, फसल के लिए हो सकता है, लेकिन फसल के लिए उस तरह से उल्लास एवं निर्माण का प्रतीक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फसल निर्जीव है, उसके लिए वह उल्लास एवं निर्माण का प्रतीक नहीं मान सकते, उसके लिए तो वास्तव प्रतीक नहीं मानेंगे, वो तो उल्लास एवं निर्माण ही है उसके लिए तो, ठीक है। अब मजदूर के लिए नहीं हो सकता, मजदूर के लिए तो बादल जब क्रांति का प्रतीक माना जाएगा तब उसके लिए उल्लास एवं निर्माण का प्रतीक होगा, वैसे बादल जो है वो उसके लिए नहीं रहेगा। बादल जो रहता है, बादलों से सबसे ज्यादा जो लाभ प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा जिसको खुशी प्राप्त होती है वो होता है किसान, अतः हमारा जो उत्तर रहेगा वो किसान ही रहेगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5, ये है प्रश्न संख्या 5, छोटा बड़ा हो जा भैया। ये है प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहे हैं हमसे? प्रश्न संख्या 5 जो है, हमें क्या करना होता है, मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि हमें प्रश्नों का भी ध्यान रखना होता है, प्रश्नों को भी याद रखना होता है। क्यों रखना होता है? क्योंकि जिस अध्याय को हम पढ़ रहे होते हैं हमें पहले से ये ध्यान होता है कि वो अध्याय कौन सा है, उसमें से अगर किसी रचनाकार से संबंधित, रचनाकार की विशेषताओं से संबंधित या रचना से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो हम झट से उसका उत्तर दे देते हैं, क्योंकि हमें ध्यान होता है कि यह इस कविता से या इस रचनाकार से प्रश्न पूछा जा रहा है या इस अध्याय से प्रश्न पूछा जा रहा है, इस अध्याय में रचनाकार ये है और रचना ये है, तो हम क्या करते हैं कि उनका ही नाम ले लेते हैं बिना जाने पहचाने। जैसे यहां है, क्या दे रखा है कि उल्लास और शोक, राग और विराग, उत्थान और पतन, अंधकार और प्रकाश का सजीव कोलाज किनकी कविताओं को माना जाता है? ठीक है, उल्लास, शोक, राग, विराग, उत्थान, पतन, अलंकार, प्रकाश का सजीव कोलाज, कोलाज होता है, ठीक है ना। कोलाज वैसे तो अनेक प्रकार के जो कागजों की कटिंग होती है उसको काटकर बनाया जाता है, लेकिन वैसे कविता के अंदर कोलाज ये होता है कि हर प्रकार के विशेषताओं से युक्त जो रचना रहती है, मतलब सभी प्रकार की विशेषता, जैसे उल्लास भी उसी में होता है, उसी में शोक भी है, ठीक है ना, उसी में उल्लास, जैसे जूही की कली होगी उल्लास से परिपूर्ण, शोक हो गया जैसे सरोज समर्ति हो गया, सरोज समर्ति जो है मतलब विश्व का सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है शायद, और जो निराला की पुत्री थी सरोज उस पर लिखा गया है सरोज समर्ति। 1933 ईस्वी में सरोज की मृत्यु हो गई थी। इससे पहले जो निराला थे उसके जो परिवार के थे वो एक एक करके सभी सदस्य चले गए थे, इन्फ्लुएंजा शायद कोई बीमारी थी उससे, और उसके बाद जो एकमात्र उनका सहारा थी पुत्री उनकी जिसका नाम था सरोज, 1933 ईस्वी में उसका भी देहांत हो गया, और 1935 ईस्वी में उसी की याद में उन्होंने कविता लिखी थी सरोज स्मृति, जो लंबी कविता है सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में। तो शोक हो गया, राग हो गया, विराग हो गया, उत्थान हो गया, पतन, अंधकार और प्रकाश का सजीव कोलाज, उन सब का कोलाज संग्रह जो है वो किसकी कविता है? तो नॉर्मली हम जब देखेंगे तो हम किसी अगर समझे हम अभी पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है उत्तर। पहले तो आप बता दीजिए, उमाशंकर जोशी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत। तो अब हम क्या सोचेंगे, हमें पता है कि मैं कौन सा अध्याय पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी कविता कौन सी पढ़ा रहा हूं, बादल राग। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पढ़ा रहा हूं तो प्रश्न उसी का होगा, जयशंकर प्रसाद का तो आने से रहा, तो हम आसानी से कह देंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और यहां से निकल जाएंगे अगले प्रश्न पर। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें ये याद रखना है, क्योंकि वहां जब आएगा तब हमारे समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है या जयशंकर प्रसाद है या शमशेर बहादुर सिंह है या कुंवर नारायण है या रघुवीर सहाय है या उमाशंकर जोशी है या फिराक गोरखपुरी है, कौन है? देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है हमारे पास, मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। मुक्त छंद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? मुक्त छंद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, या जयशंकर प्रसाद को, या रघुवीर सहाय को, या नागार्जुन को? किसको माना जाता है? तो मुख्य छंद का प्रवर्तक माना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। किसको माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। 1916 ईस्वी में उनकी जूही की कली आई थी, उसे आई थी, उसे ही मुख्य छंद की जो प्रारंभिक जो कविता माना जाता है, जूही की कली 1916 ईस्वी में निराला की प्रथम कविता, मुख्य छंद के प्रवर्तक। तो जो निराला है वो परिमल की भूमिका में लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए, परिमल की भूमिका में लिखते हैं। कौन लिखते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं कि जिस प्रकार मतलब क्या था, जिस प्रकार मनुष्य की मुक्ति होती है उसी प्रकार कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के बंधन से छुटकारा पाना है। अतः कविता को छंदों के बंधन से छुटकारा दिलवाना चाहिए। इसी तरह उन्होंने जूही की कली लिखी थी और उन्होंने मुख्य छंद में अपनी सभी कविताएं कही थी और उन्हें मुख्य छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7। क्या कहता है प्रश्न संख्या 7? प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना देशी टटके शब्दों का सौंदापन लिए हुए है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना देशी टटके शब्दों का सौंदापन लिए हुए है? देशी मतलब देशज शब्दों का, या तो देशज शब्दों का प्रयोग, या स्थानीय बोली का प्रयोग, अन्य भाषाओं का प्रयोग, इन सब का प्रयोग, या साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग, या साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किन रचनाओं में होता है? कुकुरमुत्ता में। ठीक, एक थे नवाब बनारस से मंगाए थे गुलाब। ठीक है, एक थे नवाब बनारस से मंगाए थे गुलाब, रानी और कानी, महंगू महंगारा, उपयुक्त सभी। तो हम देखते हैं कि हमारी पुस्तक पाठ्य पुस्तक आरोह है भाग 2 क्या कहती है? तो वो ये कहती है कि कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, महंगू महंगारा, ये सभी जो कविताएं थी इनके अंदर देशज शब्दों का प्रयोग किया गया था। अतः उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 8 प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि तत्सम समासिक पदावली, तत्सम शब्द, तत्सम तद्भव और देशज, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत से वैसे के वैसे ही ले लिए गए हैं, हिंदी में प्रयुक्त किए जाने लगे हैं। संस्कृत से वे शब्द जो संस्कृत में जैसे प्रयुक्त होते थे वैसे के वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त किए जाने लगे हैं बिना किसी बदलाव के, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द वे जो है तो संस्कृत के लेकिन कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयुक्त किए जा रहे हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द स्थानीय बोलचाल की भाषाओं के शब्द। हम जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूं तो मैं राजस्थानी भाषा का हिंदी में भी राजस्थानी शब्दों का प्रयोग कर लेता हूं। और उसके अलावा राजस्थान में भी हम देखें तो मैं जैसे गंगानगर का रहने वाला हूं तो मैं गंगानगर के जो पंजाबी है उसके शब्दों का प्रयोग कर लेता हूं, तो वो स्थानीय शब्दों का प्रयोग करना देशज कहलाता है। और विदेशी, अन्य विदेशी शब्दों का, जैसे हम अधिकतर अपनी भाषाओं में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, उर्दू शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? विदेशी शब्द। 3 प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम मतलब संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग। सामासिक पदावली, ऐसे पद समासिक मतलब समास युक्त। तो समास क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को मतलब 2 बड़े बड़े पदों को, मतलब बड़े बड़े शब्दों को इकट्ठा कहने का मतलब समासिक पद होते हैं जो बड़े होते हैं। समासिक पद जो होते हैं जो बड़े पदावली और ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त निराला के ध्वन्यात्मक ध्वनि से युक्त में गर्जना, बहरी गर्जन, जैसे घोर गर्जन, भयंकर गर्जना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो है किस रचना में हुआ है? निराला की। फिर बोल देता हूं, तत्सम समासिक पदावली और ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त निराला की रचना है कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, अनामिका और सरोज स्मृति। तो बता देता हूं, राम की शक्ति
पूजा। कौन सी रचना है? राम की शक्ति पूजा। एक बार फिर राम की शक्ति पूजा के बारे में बता देना चाहता हूं। कब हुई थी रचना? 1936 ईस्वी में। राम की शक्ति पूजा की रचना हुई थी 1936 ईस्वी में। ये उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? उनके अनामिका नाम के दूसरा जो काव्य संग्रह है, उनका अनामिका नाम का जो दूसरा काव्य संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था, उसमें यह संकलित है राम की शक्ति पूजा। रचना कब हुई थी? 1936 में। किस में संकलित है? अनामिका में। अनामिका दूसरी में, जिसका संकलन 1938 ईस्वी में हुआ था। अब आता है कि जो ये राम की शक्ति पूजा है, ये 312 पंक्तियों की लंबी कविता है। 312 पंक्तियों की लंबी कविता है, जिसमें 24 मात्राओं का तुकांत छंद, 24 मात्राओं का तुकांत छंद है, जिसे शक्ति पूजा छंद भी कहा जाता है। और यह छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अपना मौलिक छंद कहलाता है, तुकांत छंद। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 हमसे कह रहा है कि निराला की किस रचना को कठिन छंद साधना का प्रतिमान कहा जाता है? निराला की किस रचना को कठिन छंद साधना का प्रतिमान कहा जाता है? किसको कहा जाता है? निराला कठिन छंद साधना का प्रतिमान। क्या? कठिन छंद साधना का। प्रश्न इतना ही है, कठिन छंद साधना का प्रतिमान। तुलसीदास को, बेला को, नए पत्ते को और अणिमा को। तुलसीदास, बेला, नए पत्ते और अणिमा किसको कहा जाता है? कठिन छंद साधना का। तो तुलसीदास को कहा जाता है। कठिन छंद साधना का प्रतिमान किसको कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो कुछ नहीं करना, तो नीचे रखना होता है। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि कवि निराला को कौन सी ऋतु अधिक आकर्षित करती है? कवि निराला को कौन सी ऋतु अधिक आकर्षित करती है? ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु अधिक उनको क्या करती है? आकर्षित करती है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। सृजन और ध्वंस की, हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अनुसार सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। किसमें? बादल में, आंधी में, अंधेरे में, उपयुक्त सभी में। बादल में, आंधी में, अंधेरे में। बादल में, आंधी में, अंधेरे में। किसमें है? बादल में, क्योंकि हम बादल रा कविता पढ़ रहे हैं, याद रखना है बादल रा कविता। और निराला का भी प्रिय जो है विषय वो बादल है। यह सर्वाधिक आकर्षित वर्षा ऋतु करती है, क्योंकि इसमें किसकी? सृजन और ध्वंस की, ठीक है ना, नाश और निर्माण की, दोनों, उत्थान और पतन की, दोनों जो है ताकत एक साथ है। किसमें? बादल में। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 है बादल किसान के लिए किसका प्रतीक है? बादल किसान के लिए किसका प्रतीक है? किसके लिए? किसान के लिए। ध्यान रखना है, बादल किसान के लिए, किसके लिए? किसान के लिए किसका प्रतीक है? उल्लास एवं निर्माण का, क्रांति एवं बदलाव का, ऊर्जा एवं संचार का, उपयुक्त सभी। किसका? उल्लास एवं निर्माण का, क्रांति एवं बदलाव का, ऊर्जा एवं संचार का, उपयुक्त सभी। तो किसान के लिए किसका प्रतीक है? उल्लास एवं निर्माण का, क्योंकि जैसे ही बादल आते हैं किसान उल्लास से परिपूर्ण हो जाता है, वह खुश हो जाता है, उसका दिल खुशहाल हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि बादल आ गए, फसल होगी और उसके खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 हमसे कहता है कि बादल मजदूर के लिए किसका प्रतीक है? कि बादल मजदूर के लिए किसका प्रतीक है? बादल मजदूर के लिए किसका प्रतीक है? तो बताइए,
उल्लास एवं निर्माण का प्रतीक है, क्रांति एवं बदलाव का प्रतीक है, ऊर्जा एवं संचार का प्रतीक है। तो किसान मजदूर के लिए किसका है? क्रांति एवं बदलाव का प्रतीक है। मजदूर के लिए क्रांति एवं बदलाव का प्रतीक है क्या? प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 हमसे कह रहा है कि बादल राग कविता अनामिका में कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? बादल राग कविता अनामिका में कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? 4 खंडों में, 4 खंडों में, 5 खंडों में, 6 खंडों में, 7 खंडों में, कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? किसमें? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बादल राग कविता, एक बार फिर बता देता हूं, 1920 ईस्वी। क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो, क्योंकि जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो पहले से अध्ययन कर चुके हैं या जो मतलब बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए हो सकता है कि मेरा दोहरान थोड़ा अटपटा लगता हो उनके लिए। लेकिन मैं उन लोगों को भी उसी श्रेणी में लाना चाहता हूं जिन्होंने अभी शुरुआत की है। तो मेरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ पढ़ाना नहीं है। एक बार तो आप ही अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हो, कहीं से पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा उद्देश्य जो है वो अलग है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैंने आपको याद करवाना है, और जब मैंने आपको याद करवाना है तो मुझे दोहरान करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि कहीं भी किसी भी तरीके से जहां भी जुड़ा जा सकता है जोड़कर आपको याद करवाया जाए। आपके दिमाग से कोई भी बात निकलनी नहीं चाहिए। अनामिका ये इनका प्रथम काव्य संग्रह था, जिसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ था, और इसमें यह कविता कितने खंडों में थी? 6 खंडों में। यह कविता 6 खंडों में थी इसमें, ठीक है ना? कितने खंड थे? 6 खंडों की एक लंबी कविता थी। और जो हमारी आरोह है, कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह है, उसके अंदर इसका कौन सा खंड लिया गया है? इसका 6ठा खंड लिया गया है। कौन सा खंड लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। कितने ही प्रश्न एक ही प्रश्न से बन रहे हैं। कैसे? देखिए, बादल राग यहां पढ़िए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रश्न को केवल प्रश्न मत मानिए, प्रश्न में से प्रश्न निकालिए और हर शब्द को देखिए कि उस शब्द के बारे में आपने क्या पढ़ा है, आपको क्या याद है और कितना याद है, और जो पढ़ा है वो याद है या नहीं। तो सबसे पहले आता है बादल राग। तो बादल राग क्या थी? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप बताओगे कि बादल राग कविता कब हुई थी? इसकी रचना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। कौन सा प्रश्न बनता है? प्रश्न बनता है 1। बादल राग कविता की रचना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। दूसरा बनता है अनामिका। दूसरा शब्द कौन सा है? अनामिका। तो अनामिका काव्य संग्रह की रचना कब हुई थी? तो अनामिका नाम से 2 काव्य संग्रह थे। प्रश्न संख्या 2, ठीक है ना? पहला था 1923 ईस्वी में। पहला कब था? 1923 में। और दूसरा था 1938 ईस्वी में। दूसरा था 1938 ईस्वी में। 2 थी अनामिका नाम से। तो ये हो गए 2 प्रश्न। अब आता है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि कितने खंडों में प्रकाशित थी? तो प्रश्न संख्या 3 है 6 खंडों में। कितने खंडों में? 6 खंडों में। अब आता है कि बादल राग के बारे में आ गया। तो बादल राग जो कविता है वो मतलब आरोह में कौन सा खंड लिया गया है? तो प्रश्न संख्या 4 कौन सा खंड लिया गया है? 6ठा खंड लिया गया है। जो बादल राग कविता है आरोह। अब किससे लिया गया है? आरोह से लिया गया। कौन सी पाठ्य पुस्तक से? आरोह से। 5 बादल राग जो कविता है वो किस पुस्तक में संकलित है, या किस पुस्तक में जो बादल राग कविता है वो ली गई है? बादल राग कविता जो अध्याय है वो किस पुस्तक से है? तो आरोह से है। इस तरह से हमारे पास एक ही प्रश्न से कितने प्रश्न बन जाते हैं? 5 प्रश्न बन जाते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है प्रश्नों के बारे में। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं आगे प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? आरोह पुस्तक में संकलित खंड बादल राग कविता का कौन सा खंड है? तो ये मैं पहले बता चुका हूं कौन सा खंड है? 6ठा खंड है। कौन सा खंड है? 6ठा खंड। उत्तर है इसका द। 6ठा खंड। कौन सा खंड है? 6ठा खंड। तो साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इस क्लास को। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को तैयारी करवाने के लिए, तो आप लोगों का भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है इस नेक कार्य में आप भी हिस्सेदार बन जाइए। क्योंकि ज्ञान ही वह धन है जो बांटने से बढ़ता है। मैंने देखा है कि जब प्रतियोगिता का समय होता है तो बहुत से विद्यार्थी कुछ नोट्स छुपाने की बात करते हैं या कुछ बताते नहीं है, कहीं इनके पास ना चला जाए।
तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आप हो वो आप ही रहोगे और जो दूसरा है वो दूसरा ही रहेगा। वह जो आप उसको नहीं दे सकते वह प्राप्त कर लेगा कहीं ना कहीं से, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है वह ज्ञान वह तो प्राप्त कर लेगा, वो तो उससे वंचित रहने वाला नहीं है। अगर उसकी कोई इच्छा रखता है, इच्छा शक्ति रखता है कोई व्यक्ति, तो वह तो प्राप्त कर लेगा। लेकिन आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण से वंचित रह जाओगे और वो है शिक्षा का दान, एक उपकार। मतलब अगर आप किसी को कोई अच्छी बात देते हो, ज्ञान बांटते हो, तो आपका उस पर बहुत बड़ा उपकार होगा। लेकिन अगर आप उस ज्ञान को छुपा लेते हो तो वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा। इसलिए ज्ञान को बांटने में ही आपका फायदा है। और सबसे अच्छी बात भी है कि ज्ञान को हमेशा बांटते रहना चाहिए, ज्ञान को बांटना चाहिए और बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है हमसे? आरोह पुस्तक में संकलित बादल राग कविता की किस विराट बिंब से शुरुआत होती है? किस विराट बिंब से शुरुआत होती है? विप्लव रव शुरुआत में जो शब्द आता है, क्या विप्लव रव आता है? समीर सागर, अश्निपात और गगन स्पर्शी। विप्लव रव, समीर सागर, अश्निपात, गगन स्पर्शी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं विराट बिंब से बादल राग कविता की कहां होती है? समीर सागर, समीर रूपी सागर, समीर सागर पर तैर रही है। ठीक है ना, समीर सागर पर, बादलों की जो बादल जो है वो समीर रूपी सागर पर तैर रहे हैं। विप्लव रव विद्रोह का स्वर, रव का मतलब होता है स्वर या शोर या आवाज। तो विप्लव रव, विप्लव का मतलब होता है विद्रोह है या क्रांति का शोर या क्रांति का स्वर। समीर सागर, समीर मतलब हवा, सागर का मतलब सागर और वायु रूपी सागर, सागर रूप सॉरी वायु रूपी सागर। अश्निपात, अश्नि होती है बिजली, पात का मतलब होता है गिरना या बिजली गिरना से। गगन स्पर्शी, गगन को स्पर्श करने की, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, गगन स्पर्शी स्पर्शा धीर। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 17 हमसे, प्रश्न संख्या 17 हमसे कह रहे हैं कि हाथ हिलाते तुझे बुलाते, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। उपयुक्त पद्यांश में अलंकार है। हाथ हिलाते, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से, विप्लव के शोर से, विप्लव के मतलब विद्रोह के स्वर से, छोटे ही शोभा पाते। ठीक है ना, उपयुक्त पद्यांश में अलंकार है। तो अलंकार से पहले मैं इसका अर्थ बता देना चाहता हूं कि इसके दो अर्थ निकलते हैं। जब हम बादल की बात करते हैं तब तो हाथ हिलाते तुझे बुलाते, कि जो छोटे छोटे पौधे हैं वो अपने पत्तियां रूपी हाथ हिला रहे हैं, उनकी पत्तियां जो है वो हिलती रहती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हाथ हिला रहे हैं। और किसको बुला रहे हैं? विप्लव रव, क्रांति के अग्रदूत। ठीक है ना, किसको? बादल को। ठीक है, छोटे ही शोभा पाते, कि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, कि जब बादल बरसते हैं, ठीक है ना, बादल जब बरसते हैं तो छोटे, जो छोटे पौधे होते हैं वो ही शोभा पाते हैं, वो ही सुंदर लगते हैं और वो ही बढ़ते हैं, उनको ही नवजीवन प्राप्त होता है। लेकिन जब हम बादल को क्रांति के रूप में पाते हैं तो वो कहते हैं कि हाथ हिलाते तुझे बुलाते, कि हाथ हिलाते हुए तुझे बुला रहे हैं, ऐसे ऊंचे हाथ करके। किसको बुला रहे हैं? क्रांति को, विप्लव रव को, विद्रोह के स्वर को आवाज दे रहे हैं, क्योंकि विद्रोह के स्वर से छोटे, छोटे से तात्पर्य जो दलित, शोषित, मजदूर और किसान वर्ग है उनके लिए ये आया है। तो कौन सा अलंकार है हम देखते हैं। वैसे यहाँ देखो, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, तो ये किसके लिए है? पौधों के लिए है। तो जब पौधों पर मानवीकरण का आरोप है, मानवीय क्रियाकलापों का आरोप हो रहा है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ कौन सा होगा? मानवीकरण अलंकार। तो इसी के साथ ये थे, और आगे देखते हैं, थोड़े से प्रश्न और भी लेकर आएंगे बाद में। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया। और बस यही निवेदन रहेगा आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।